बायो अगर हम लोग लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, तो बायोलॉजी में तो पूरा अपने बॉडी के बारे में आता है, लिविंग थिंग्स के बारे में आता है। लिविंग, तो वो लिविंग थिंग्स बनी किससे है, हमें हमारे बॉडी के बारे में ही नहीं पता रहेगा कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, तो हम लोग आगे का पार्ट कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना। तो हम लोग आज वैसा ही एक बेसिक टॉपिक लेने वाले हैं, और वो टॉपिक का नाम है सेल। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे अर्थ पर ही अवेलेबल है। हमें अदर प्लैनेट का तो पता नहीं कि अदर प्लैनेट में क्या है और क्या नहीं है, लिविंग लिविंग थिंग्स है भी या नहीं है। अभी तो इन्वेंशन शुरू है, डिस्कवरी शुरू है, मार्स की डिस्कवरी शुरू है, बाकी मून की डिस्कवरी शुरू है। बट अभी तक के ये नहीं पता चला कि किसी अदर प्लैनेट पर लिविंग थिंग्स अवेलेबल है या नहीं है। बट हमें हमारे अर्थ के बारे में पता है। ओके, हमारी अर्थ मतलब बायोस्फीयर कहलाती है। क्यों बायोस्फीयर कहलाती है? बायो, बायो मतलब लिविंग, और स्फीयर मतलब राउंडेड। ओके, तो हमारे अर्थ पर बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स अवेलेबल है। हम लिविंग थिंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है तो हाइयर एनिमल तक की। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो वायरस। ओके, और सबसे हाइयर एनिमल अगर कोई अवेलेबल है, अगर आपसे मैंने पूछा कि सबसे हाईएस्ट लिविंग थिंग्स कौन सा है, कौन सा एनिमल सबसे हाईएस्ट है अभी अर्थ पर, तो आप क्या एग्जांपल दोगे, आंसर क्या दोगे आप? पहले के जमाने में डायनासोर थे। ठीक है, अगर डायनासोर अभी इस वक्त होते तो क्या हम लोग होते? नो, हम लोग तो अभी सबके चले जाते हैं। ओके, तो अभी बता सकते हो आप कि अभी अर्थ पर का जो सबसे हाइयर एनिमल है, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? लैंड एनिमल। ठीक है, तो लैंड एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। ठीक है, सबको पता है ना, एलिफेंट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, शेर, मतलब टाइगर से भी तो बड़ा होता है वो, टाइगर भी उसको डर जाता है। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, वो भी सेल से बने हुए हैं। प्लांट भी सेल से बने हुए हैं, और ये एनिमल भी सेल से बने हुए हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी भी सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो जितने भी एवरी लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अर्थ पर, हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो हम सेल के बारे में, सेल क्या होता है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। आप बोलेंगे मैडम कैसे सेल से बनी हुई है? तो देखो, हम लोग मान लो कि जैसे हम जिस घर में रहते हैं, वो घर किससे बना हुआ है? ठीक है, ईंटों से, ब्रिक्स। ओके, ब्रिक मतलब ईंटों से बना हुआ है। स्मॉल स्मॉल ईंटें मिलकर, ठीक है, हमारे घर को बना देती है इस तरह से। ओके, अभी मैं यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं करती हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये है स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स, और इन ब्रिक्स से हमारा पूरा ये घर का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह जो एक एक ईंट होती है, एक एक ब्रिक्स जो होती है, वो ब्रिक्स से ये पूरा घर, मतलब ये पूरा बिल्डिंग फॉर्म होता है। सेम उसी तरह हमारी जो बॉडी है, वो एक एक सेल से फॉर्म होती है। एक ऐसा सेल, ठीक है, एक ऐसा सेल जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, उससे, उस यूनिसेल्यूलर सेल से हमारी बॉडी इतनी मल्टी सेल्यूलर बॉडी फॉर्म हो गई है। तो ये अपने आप में एक चमत्कार ही है कि नहीं? कि एक ऐसा सेल, अब तुम बोलोगे कि कैसे फॉर्म हुए, तो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल में होता है स्पर्म सेल, मतलब बॉय एंड गर्ल। ओके, कभी भी किसी एक छोटे से बेबी का जन्म कैसे होता है? तो मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर के मेल एंड फीमेल गैमेट से होता है। ठीक है, सेल से होता है। तो वो मेल में, मतलब बॉयज में स्पर्म सेल होता है, फीमेल में एग सेल होता है।
ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अब कैसे मिलते हैं, ये सारी प्रोसेस बहुत लंबी है, इसके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये स्पर्म एंड एग मिलते हैं, एक जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जाइगोट मतलब सेल से बना हो, ये एक सेल है स्पर्म सेल, ये दूसरा एग सेल है, ठीक है। ये दोनों मिल गए और जाइगोट फॉर्म हुआ। अब ये जाइगोट भी एक सेल है, उससे बहुत सारे सेल तैयार होते हैं और एक छोटा सा बेबी तैयार हो जाता है, ठीक है। ये पूरा कैसे फॉर्म होता है तो वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ सेल। सेल क्या है तो देखो, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया है, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, ठीक है। तो जैसे हमने ये घर को देखा या फिर कोई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन में, फिर आप बिल्डिंग ले लो, घर ले लो, ऑफिसेस ले लो, ये सभी ब्रिक से बनते हैं। तो वो ब्रिक, एक एक ब्रिक मतलब सेल कहलाती है। सेम उसी तरह हमारे बॉडी का एक एक यूनिट मतलब सेल कहलाता है। तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी लिविंग है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग थिंग्स है। और ये सभी लिविंग थिंग्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो देखो, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, ठीक है। क्या बोला है, बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर प्रेजेंट है, वो सभी किससे बने हुए हैं, टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, टाइनी स्मॉलेस्ट यूनिट, जो हम, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच कैरी ऑल कैरी आउट द ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जो सभी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन, सर्क्यूलेशन, देन एक्सक्रीशन, ओके। ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होती है। ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस है। और ये सारी लाइफ प्रोसेस जब होती है तभी हम लोग जिंदा है, अदरवाइज हम लोग कब के डेड हो चुके होते हैं। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस ना एक सेल में भी होती है, और वो सेल यूनिसेल्यूलर सेल। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए डिफरेंट सिस्टम दी गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, तो मैंने बता दिया, रेस्पिरेशन, सर्क्यूलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस है। लेकिन ये सारी प्रोसेसेस क्या एक ही सिस्टम हमारे शरीर में परफॉर्म करती है, नो। रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीथिंग प्रोसेस करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जो भी खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम दी गई है। जो भी खाया है हमने, अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए, मतलब हमारे शरीर में जो भी कचरा है उसे बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी में होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम करती है। रेस्पिरेशन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। सर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जो हार्ट से अराइज होती है, ठीक है, जो ब्लड के थ्रू होती है, वो काम सर्क्यूलेटरी सिस्टम करती है। सेम उसी तरह एक छोटा सा टाइनी जो पार्टिकल है सेल, उसमें भी ये सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है, बट सिंपल तरीके से होती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सेल की मैं डेफिनेशन आपको समझा के बताती हूँ। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट। क्यों माइक्रोस्कोपिक बोला गया है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ओके। जैसे एटम्स होते हैं ना, एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे सराउंडिंग में अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, एंड डिफरेंट डिफरेंट एयर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सम डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। क्या लेकिन हमें दिख रहा है क्या, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन क्या हम फील कर सकते हैं, बट हम देख सकते हैं क्या उसे, नहीं। तो सेम उसी तरह वो सब एटम से बने हुए हैं।
सेम उसी तरह सेल, जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, और वो सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप से देखना होता है, इसलिए उसे टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कहा गया है। ओके, टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट विच कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस। वो अकेला माइक्रोस्कोपिक यूनिट सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। उसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी को ही कहते हैं सेल। ओके, स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है? क्योंकि उस सेल से हमें एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, और स्ट्रक्चर है इसीलिए तो हम ह्यूमन बीइंग है, ये ऑब्जर्व होता है। एनिमल को एक स्ट्रक्चर है, प्लांट को भी स्ट्रक्चर दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी स्ट्रक्चर होते हैं, तभी तो हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। ओके, ये स्पाइरोगायरा है, सभी को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो आप बोलोगे कि मैम स्ट्रक्चरल कैसे? फिर भी एक बार देखो, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है, टिश्यू। ये स्मॉल स्मॉल सेल है, ठीक है, तो ये सेल, ये एक सेल सिंगल सेल है ये। ओके, तो ये सिंगल सेल कंबाइन होते हैं और टिश्यू फॉर्म होता है। ओके, ये हो गया एक टिश्यू फॉर्म हो गया। टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, ये कंबाइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह सभी उसमें सेल्स होते हैं, टिश्यूज, और टिश्यूज से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है। और सेम इसी ऑर्गन सिस्टम से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या फॉर्म होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो सभी ऑर्गन सिस्टम का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर ले लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होती है हमारे नोज से, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होती है, फिर नोज, नोज के अंदर जाएंगे तो नेसल कैविटी आती है, फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेपरेटली उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी सेल से फॉर्म हुई है, एक एक सेल मिलके टिश्यूज फॉर्म हुआ है, टिश्यूज से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सॉरी ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और एक यहाँ पे रह गया, एक्चुअली इसके बीच में और एक चाहिए था, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, और ये सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। सेम उसी तरह ये तो हमारी ह्यूमन बॉडी का है, सेम उसी तरह प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट में भी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, लेकिन हमारे जैसे ऑर्गन प्लांट में अवेलेबल नहीं होते, उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो टिश्यूज ही सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरा सेल के बारे में आई थिंक आपको समझ गया होगा कि सेल क्या होता है। ओके, तो सेल की डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो एकदम सिंपल आप ये डेफिनेशन लिखना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। ओके, फंक्शनल क्यों? क्योंकि सारे फंक्शन, जो फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ना, जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करती है, वो सारे के सारे फंक्शन एक सेल के अंदर ही अंदर भी होते हैं। जैसे अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल के अंदर ये सेल, एक सिंगल सेल रेस्पिरेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, ठीक है, सर्कुलेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस एक सेल में जब होती है तभी जाके हमारी बॉडी में सारे फंक्शन परफॉर्म हो पाते हैं। तो आपको इतना समझ गया? तो टू टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है एंड यूकैरियोटिक सेल होता है। इनकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। मैं आपको बता रही थी देयर आर टू टाइप ऑफ
two types of cell. Okay, one is prokaryotic cell and second is eukaryotic cell. Okay, prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब यूनिसेल्युलर एक ऐसा सेल होता है जिसमें जैसे सेल की अगर हम डायग्राम देखते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह सेल के बॉडी में भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन उसे ऑर्गन्स नहीं कहा जाता है, उसे ऑर्गेनील्स कहा जाता है। क्या कहेंगे हम उसे? ऑर्गेनील्स। ओके, तो मेन हम लोग मेन देखेंगे इसमें। तो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं सेल के? सबसे पहले होती है ये जो है ऊपर की सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का जो बीच का मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। देन उसके जो बीच का पार्ट होता है ना, ये वाला जेली लाइक सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये थ्री मेन पार्ट सेल के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से क्या होता है, एक शेप सेल को मिल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागों के समान स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोलते हैं। तो उसी से डीएनए भी बनता है, ठीक है। ये डीएनए सेल की सारी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पूरे हमारे बॉडी की पूरी हिस्ट्री जो होती है वो इस डीएनए में होती है। डीएनए के बारे में डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर दूंगी कि किस तरह से पूरी डिटेल हमारे बॉडी की डिटेल उसके अंदर होती है, पूरी हिस्ट्री हमारे बॉडी की ये डीएनए के अंदर होती है। अगर अभी बताऊंगी तो पूरा टाइम चला जाएगा अपना। तो और ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में जितना भी है मतलब अदर ऑर्गेनिल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बच्चों? ओके, तो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है जिसमें अदर ऑर्गेनिल्स होते हैं, और बाकी जो मूवमेंट होती है ना, अदर मटेरियल्स की मूवमेंट भी इस साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है। तो हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, जैसे मैंने न्यूक्लियस के ऊपर ये मेम्ब्रेन दी गई है, तो वहां पे विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। अगर मैं यहाँ पे और एक ऑर्गेनिल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं निकालती हूँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मैंने मेम्ब्रेन दी है, ओके। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और बहुत ही कम सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसे सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो ऑर्गन्स मैंने निकाली हो, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिल्स, तो ये ऑर्गेनिल्स के ऊपर ना लेयर नहीं होती है, ये लेयर या फिर ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये एब्सेंट होती है। तो उससे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आप पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है। ऐसे स्मॉल स्मॉल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आप लोग देख सकते हो, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, यूग्लिना है। तो इस तरह के सेल में सॉरी अमीबा में सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी जो भी प्रोटिस्टा वगैरह जैसे ऑर्गेनिजम्स है उसमें मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स वाला सेल होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में जाएगा। और उसके बाद जो भी जैसे हाइयर वाले ऑर्गेनिज्म है तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, मतलब सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ऊपर भी लेयर होंगी, न्यूक्लियस के ऊपर लेयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एक सेपरेट मैं मतलब इसकी सेल की डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊंगी।
ठीक है, सारे ऑर्गेनिल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जो भी प्लांट को हम लोग देख सकते हैं ना, वो प्लांट के सेल यूकैरियोटिक सेल। हमारी ह्यूमन बीइंग के जो सेल होंगे वो भी यूकैरियोटिक सेल होंगे। उसी तरह हम लोग अमीबा ले लेते हैं, अमीबा का भी यूकैरियोटिक सेल होगा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना उसका स्ट्रक्चर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अपना स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज कर सकता है वो। तो अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब अमीबा में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, उसमें डाइजेशन भी होगी, उसमें एक्सक्रीशन भी होगा, उसमें सर्कुलेशन भी होगा, वो फूड भी कैप्चर करता है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैडम ये इतना स्मॉलेस्ट एनिमल जो हम जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, फिर भी फिर भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके ये जो आपको फ्लैजे ये जो दिख रहे हैं ना पार्ट्स, ये उसके लेग्स होते हैं, बट उसे लेग्स नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कहा जाता है। ओके, के लेग्स को सूडोपोडिया कहा जाता है। वो अपने सूडोपोडिया से इस तरह वाटर में मूवमेंट करता है, और जैसे ही उसके सामने कोई फूड आ जाता है, फूड मतलब स्मॉलेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको घेर लेता है अपने सूर्योपोडियों से, और उसे अंदर ले लेता है, फूड को इंजेक्ट कर लेता है, और डाइजेशन की प्रोसेस, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन उसका वाटर में ही होता है। आपको अभी सेल के बारे में शायद सब कुछ समझ में आ गया है। तो जो ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, हमने आज सेल के बारे में पढ़ा है, तो सभी लिविंग थिंग्स सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल के टू टाइप्स होते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। जो हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है, सेल से ही हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर मिला हुआ है, और सेल से ही हमारे बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आपको एक बार और बता देती हूँ कि सबसे पहले सेल का इन्वेंशन किसने किया था? तो वो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक इन 1665 में। ठीक है, सबसे पहले सेल का इन्वेंशन किया था रॉबर्ट हुक ने। ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, इन 1665 में इन्होंने सेल्स का इन्वेंशन किया था। और इन्होंने मतलब कहाँ से, जो अपना पेड़ होता है ना, उसकी जो कॉर्क होती है, मतलब जो एकदम कड़क वाली कॉर्क, उससे उसका छोटा सा सेक्शन लेके खुद डिजाइंड उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद डिजाइन किया था। उस खुद से डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में स्कोप से उन्होंने मतलब उसको ऑब्जर्व किया था, और उसको उन्होंने उन्हें इस तरह से हनी कोम के समान स्ट्रक्चर वहां पे दिखा। हनीकॉम आपको पता है, मधुमक्खी का जो ये होता है ना, तो उसे हनीकॉम कहा जाता है, जाला जो होता है। तो इस तरह से हनीकॉम के समान उन्हें एम्प्टी कंपार्टमेंट दिखे, एम्प्टी मतलब खाली जगह दिखे, उस खाली जगह से उन्होंने सेल ये नाम रखा। ठीक है, सेल मतलब कंपार्टमेंट। ओके, सेल का मीनिंग ये होता है कंपार्टमेंट। समझ गया आपको? तो इन्होंने क्या लिया था? कॉर्क। कॉर्क से आइडेंटिफाई किया था कि हाँ, सेल इस तरह का होता है। तो सोचो, उन्होंने खुद डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, और वो भी कौन से साल में? 1665 में, 1600 के शतक में। तब कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो सबसे फर्स्ट माइक्रोस्कोप पता है आपको किसने बनाया था? जकारियास जैनसेन करके एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था। तो बच्चों, स्टूडेंट, आज आपको सेल के बारे में मुझे लगता है आपको समझ गया होगा ना कि सेल क्या होता है,
क्योंकि बायो की स्टार्टिंग ही सेल से होती है। इसके आगे और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आते जाएंगे, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे बॉडी के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो मेन सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है। अब सेल पता हो गया, अब इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक, थोड़ा आप मुझे कमेंट करके बताना कि, या फिर आप मैसेजेस सेंड करना कि आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ, या फिर मतलब टॉपिक कैसा लगा, आप थोड़ा सा मुझे इसमें बता दे दीजिए। ओके, थैंक यू।